हेलो नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चों। वेलकम, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि यदि आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियोस, ये क्लासेस आपके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। उसी के साथ साथ आप ये वीडियो, आप ये प्लेलिस्ट उन सभी अपने साथियों, अपने बच्चों को जरूर शेयर कर दें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दें जो भारत में रहते हैं लेकिन उन्हें अभी तक भारतीय संविधान का नाम पता है, भारतीय संविधान क्या है, क्यों बना है, कैसे बना है, उसके अंदर कौन कौन से कानून अधिकार दिए गए हैं, वो नहीं जानते। इन वीडियोस के माध्यम से हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि भारतीय संविधान की मूलभूत अवधारणा क्या है, क्यों उसको बनाने की जरूरत पड़ी, कैसे वो बना और उसके अंदर बनने के बाद में हमें कौन कौन से अधिकार, कौन कौन से नियम, कौन कौन से कानून उसमें हैं, हमारे लिए क्या उपयोगी और हमारे कर्तव्य उसमें क्या है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो संविधान जो होते हैं, किसी देश का संविधान एकात्मक होता है, किसी देश का संघात्मक होता है। तो ये किस बेसिस पर होता है और ये एकात्मक और संघात्मक क्या है। उससे पहले साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप पहली बार इस वीडियो पर आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम बात कर रहे हैं, हमारा जो पहला पॉइंट है परिसंघ, कोफेडरेशन, संघ, फेडरेशन, संघ, यूनियन। ये दो नाम संघ एक से है लेकिन इंग्लिश में दोनों अलग अलग है। तो साथियों, परिसंघ क्या है? जब पृथ्वी पर मानव की बसापत हुई, छोटे छोटे कबीले बने, उसके बाद रियासतें बनी, छोटे छोटे स्टेट्स बने, तो अब कुछ रियासतों को, कुछ स्टेट्स को यह खतरा सताने लगा कि हो सकता है हम पर कोई हमला कर दे। तो जब इस तरह का डर सताने लगा तो छोटे छोटे स्टेट्स, रियासतों ने अपने आप को एक साथ मिला करके एक परिसंघ बना लिया। ये हो गया एक परिसंघ। हम बात कर रहे हैं परिसंघ की। एक परिसंघ बना लिया और साथ ही जो परिसंघ है, जो कोफेडरेशन है, उसमें जुड़ने की या उससे बाहर निकलने की कोई शर्तें नहीं होती थी। मतलब कोई भी रियासत है, कोई भी स्टेट्स, कोई भी जो है अपनी मर्जी से इससे बाहर निकल सकता है और अपनी मर्जी से इसमें जुड़ सकता है। इसे बनाने का उद्देश्य यह था कि इसके अंदर परिसंघ में जितने भी स्टेट्स जुड़े हुए हैं, अगर उन स्टेट्स पर बाहरी ताकतें आक्रमण करती हैं, मतलब बाहरी कोई देश आक्रमण करता है, तो ये पूरा परिसंघ एक होकर के उस एक स्टेट्स की रक्षा करेगा। ठीक है। लेकिन जो इनके स्वयं के कानून हैं अपने अपने स्टेट्स को चलाने के लिए, वो ये खुद निर्भर होंगे, उसकी स्वतंत्रता इनके पास खुद होगी, ये अपना कानून अपने देश का खुद देखेंगे। बात समझ आ गई परिसंघ क्या था। उसके बाद बना साथियों संघ। हिंदी में नाम दिया संघ और इंग्लिश में फेडरेशन। फेडरेशन जो है साथियों, बता दें, सबसे पहले जो फेडरेशन बना था, तो सबसे पहले फेडरेशन बना यूएसएसआर और ये बना था 1922 में। यूएसएसआर फेडरेशन बना, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। इस नाम से एक फेडरेशन बना यूएसएसआर, जिसमें साथियों करीब 15 देशों ने मिलकर के इस फेडरेशन का निर्माण किया और इस फेडरेशन से अलग होने की कुछ शर्तें रखी गई। परिसंघ में क्या था कि इसमें से आप बिना किसी शर्त के बाहर निकल सकते हैं, आउट हो सकते हैं। लेकिन संघ में क्या है कि संघ में जितने भी ये जो देश है, 15 देश इसमें जुड़े, कि जितने भी राज्य या देश इसमें हैं, तो अगर वो संघ से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो कुछ शर्तें थी, उन शर्तों को पूरा करने के बाद ही वो इससे बाहर निकल सकते हैं। मतलब यहाँ पर एक बाउंडेशन निर्धारित की गई कि आप अपनी मर्जी से बाहर नहीं निकल सकते, इन शर्तों को फॉलो करने के आधार पर ही आप बाहर निकल सकते हैं। ये जो संघ था, जो फेडरेशन था यूएसएसआर, ये 1991 में टूट गया। 1991 में क्या हुआ साथियों? ये टूट गया। 1991 में जब ये टूटा तो तब इसके जो अध्यक्ष थे, जो इसके अध्यक्ष मतलब इसके जो राष्ट्रपति थे, यूएसएसआर के राष्ट्रपति, तो वो थे साथियों मिखाइल गोर्बाचोव। मिखाइल गोर्बाचोव। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि जब यूएसएसआर 1991 में टूटा तो उस वक्त उसके अध्यक्ष या उसके राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे मिखाइल गोर्बाचोव। इसके टूटने पर इसमें जितने भी 15 देश शामिल थे, उन सभी ने एक संधि पर साइन किया और उस संधि पर साइन करने के साथ ही ये सब जो इससे अलग हो गए। इसी फेडरेशन का दूसरा उदाहरण है यूएसए,
यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो अमेरिका के 50 राज्य जो है साथियों, अमेरिका के 50 राज्य वो इसी फेडरेशन के तहत आपस में जुड़े हुए हैं। एक शर्त के आधार पर वो आपस में जुड़े हैं, जिसको मिलाकर के यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पूरा बनता है। ये जो 50 स्टेट्स हैं ये साथियों सभी जो है संप्रभु हैं, मतलब इन सभी के पास स्वतंत्रता है अपने लिए कानून बनाने की, अपने लिए निर्णय लेने की। तो अमेरिका जिसको हम बोलते हैं यूएसए, वो यूएसए यही है कि वो 50 राज्यों का एक फेडरेशन है जो किसी संधि किसी शर्त के आधार पर एक साथ जुड़े हैं, जिसका नाम है यूएसए। अब हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा संघ। संघ यानी कि यूनियन। अब हमारा साथियों संघ, संघ क्या है? संघ और ये संघ दोनों ही एक से हैं। इसमें भी छोटे छोटे रियासतों को मिलाकर के एक बड़ा संघ बनाया गया है कि अगर बाहर से कोई भी आक्रमण होता है तो किसी भी हिस्से पर आक्रमण होता है तो ये पूरा संघ मिलकर के उसकी रक्षा करेगा। लेकिन साथियों इसमें एक जो अलग बात है जो इसको और संघ से अलग बनाता है, जिस वजह से इसका नाम क्या है, यूनियन है, वो ये है कि इसमें शामिल होने वाले सभी राज्य सभी रियासतें जो है उनके पास विशिष्ट शक्तियां नहीं होंगी, मतलब वो स्वयं में संप्रभु नहीं होंगे। ठीक है, इसमें शामिल होने वाले जो स्टेट या जो रियासतें हैं उन्हें किसी भी पारस्परिक सहमति पर अलग नहीं हो सकते हैं, मतलब वो किसी शर्त के अधीन नहीं जुड़े हैं। उन्हें जोड़ा गया है और इस तरह से जोड़ा गया है कि अब वो कभी भी इससे बाहर नहीं निकल सकते हैं। इससे बाहर क्या है, वो नहीं निकल सकते हैं। इससे बाहर निकलने के लिए अब इस पूरे संघ की जो संसद होगी वो कानून बनाएगी, तब ही उसको बाहर कर सकते हैं, वरना वो किसी भी शर्त के अधीन पर नहीं जुड़े हैं, वो इससे बाहर नहीं हो सकते हैं। जो इसमें केंद्र है वो आपका संप्रभु होता है। कौन होता है संप्रभु? केंद्र। मतलब सारी जो विशिष्ट शक्तियां हैं वो केंद्र के पास होती है, स्टेट्स के पास नहीं होती है। और यही वो संघ है अपना भारत, जो हमारे भारतीय संविधान में एक जो हेडिंग आपने पढ़ी होगी कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, और इंग्लिश में है इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, मतलब वो इस वाले संघ की बात की गई है, ना कि इस वाले की। ठीक है, ये हम यहां से समझते हैं। तो परिसंघ, संघ, फेडरेशन, यूनियन में आप डिफरेंस समझ गए होंगे। हमारा जो भारत है तो वो कौन सा है? फेडरेशन है, को फेडरेशन है या फिर यूनियन है? तो आप कहेंगे यूनियन है। इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब साथियों छोटी सी लाइन में हम देख लेते हैं संविधान का वर्गीकरण, मतलब संविधान जो है उसका वर्गीकरण किस तरह से होता है। ये हम यहाँ जो संविधान की बात कर रहे हैं तो अभी हम भारत के संविधान की बात नहीं कर रहे, बल्कि अभी हम पूरी दुनिया में जितने भी संविधान है उन सभी संविधानों के आधार की बात कर रहे हैं। संविधान का वर्गीकरण, तो पहला तो वर्गीकरण यही है उत्पत्ति, मतलब संविधान जो है वो उत्पत्ति के आधार पर या तो संविधान निर्मित हो सकता है, निर्मित जिसे बनाया गया हो, या फिर संविधान क्या है, विकसित हो सकता है। विकसित मतलब जो परंपराओं के आधार पर विकसित हो रहा है। ठीक है, जैसे इसका उदाहरण देखें तो निर्मित, भारत का जो संविधान है वो निर्मित है, भारत के संविधान को बनाया गया है। और जो ब्रिटेन जिसे कहते हैं, तो ब्रिटेन का जो संविधान है वो विकसित है, जिसे बनाया नहीं गया बल्कि वो परंपराओं के आधार पर चला आ रहा है। पहला डिफरेंस इसका ये हो जाता है। दूसरा, शासन चलाने की जो प्रणाली होती है, शासन प्रणाली, शासन प्रणाली, तो शासन प्रणाली यानी कि संविधान जो है वो आपका राजतंत्र भी हो सकता है और संविधान का जो शासन है वो लोकतंत्र भी हो सकता है। जैसे इसका उदाहरण अगर देखें तो जो आपका ब्रिटेन है वहां राजतंत्र है, और जो हमारा भारत है वहां क्या है, लोकतंत्र है। राजतंत्र मतलब वहां पर एकल सरकार है, राजा का बेटा राजा बनता जाता है, वही वहां पर सारे फैसले लेता है। और हमारे यहाँ पर क्या है, लोकतंत्र, जिसको जनता चाहेगी वो यहाँ का मुखिया, यहाँ का राजा, यहाँ का प्रधानमंत्री बनेगा। तीसरा जो वर्गीकरण है, तो तीसरा वर्गीकरण हो जाता है साथियों संविधान का संशोधन के आधार पर। संशोधन के आधार पर हम इसे, या तो संविधान जो है वो कठोर हो सकता है या फिर संविधान जो है वो लचीला।
हो सकता है। मतलब संविधान में जो आर्टिकल्स दिए गए हैं, संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो या तो कठोर हो सकती है या फिर वो लचीला हो सकता है। और हमारा जो भारत का संविधान है तो वो इन दोनों के बीच में है, इन दोनों के बीच में है। क्योंकि आपको पता है, नहीं पता तो अभी हम धीरे धीरे जानेंगे। भारत के संविधान में कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जिन्हें बहुत आसानी से संशोधित किया जा सकता है, और कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जिन्हें संशोधित करना बहुत ही कठोर है, जिन्हें संशोधन करने के लिए संयुक्त बैठकें बुलानी पड़ती है, राज्यसभा लोकसभा की, और राष्ट्रपति और सभी को जो मिलकर के उसमें संशोधन मतलब एक अलग बहुमत की तरह किया जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से जो भारत का संविधान है वो इन दोनों के बीच में है। तो ये हो सकते हैं संघ के आधार पर। ठीक है, या तो आपका संविधान जो है वो एकात्मक होगा, या फिर आपका जो संविधान है वो संघात्मक होगा। जहां एकात्मक सरकार होगी वहां एकात्मक संविधान होगा, जहां संघात्मक सरकार होगी वहां संघात्मक संविधान होगा। एकात्मक सरकार का मतलब यही है, ब्रिटेन में जो सरकार है वो एकात्मक है, मतलब वहां पर सिर्फ एक ही सरकार है, जो शक्तियां हैं वो केंद्रीकृत है, सिर्फ केंद्र के पास है। और संघात्मक क्या है, वहां जो शक्तियां हैं वो केंद्र और राज्य दोनों के पास होती हैं, मतलब वो संघ के हिसाब से चलता है, उसमें शक्तियों का बंटवारा हुआ होता है। तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, और पांचवा एक मैं यहां पर वर्गीकरण आपको लिखवाता चलूं तो वो है संकलन के आधार पर। संकलन के आधार पर जो संविधान है तो वो या तो लिखित होगा, मतलब उसे लिखा गया होगा, या फिर वो अलिखित होगा, मतलब वो परंपराओं के आधार पर चला रहा होगा, जिसका उदाहरण हम पिछली वीडियो में अच्छे से पढ़ चुके हैं। भारत का जो संविधान है वो लिखित है, ठीक है, और जैसे आपका ब्रिटेन है तो इसका संविधान क्या है, वो अलिखित है, वो परंपरागत है, परंपराओं पर विकसित है। तो ये संविधान का वर्गीकरण हमने इसमें अच्छे से पढ़ लिया। अब साथियों हम संविधान में देखने वाले हैं कि आपका एकात्मक और संघात्मक संविधान क्या होता है। एकात्मक संविधान जो है साथियों, ये संविधान उन देशों में होता है जिन देशों में एकात्मक सरकार हो, मतलब जहां सारी शक्तियां जो है वो केंद्रीकृत हो, शक्तियों का बंटवारा ना हो, सभी शक्तियां वो केंद्र के पास हो, और केंद्र ही जो है वो पूरे देश का शासन चलाने की जिम्मेदारी रखता हो। जो अधिकार है वो सिर्फ एक मुखिया के पास है। ठीक है, इस तरह के देशों में सिर्फ एक ही सरकार होती है, जिसके कुछ उदाहरण अगर आपको मैं बताऊं तो एकात्मक संविधान जो है वो सबसे मुख्य उदाहरण तो आपका ब्रिटेन है। ब्रिटेन का जो संविधान है वो एकात्मक है। उसी के साथ आपका फ्रांस, फ्रांस का संविधान एकात्मक है। जापान का संविधान आपका, तो ये भी क्या है, एकात्मक। ये कुछ उदाहरण है। अब साथ ही एकात्मक संविधान किन देशों में होता है, तो सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि जिन देशों की जनसंख्या कम हो, जिन देशों की जनसंख्या कम हो वहां पर आपका एकात्मक संविधान मिलेगा। दूसरा पॉइंट, जिन देशों में धर्म, भाषा, वेशभूषा के आधार पर ज्यादा अंतर ना हो, मतलब अधिकतर ऐसे देश जो एक ही धर्म के या एक ही भाषा वेशभूषा वाले हैं, तो उन सभी में एकात्मक संविधान आपको देखने को मिलेगा। तो ये था आपका एकात्मक संविधान। दूसरा हमारा होता है संघात्मक संविधान। ऐसे सभी देश जहां पर द्वैध सरकार हो। द्वैध सरकार मतलब केंद्र में सरकार और राज्य में अलग सरकार, और जो शक्तियों का जो बंटवारा है वो दोनों सरकारों के पास हो, मतलब शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो। दोनों सरकारें जो जो शक्तियां उन्हें मिली हुई है वो अपने हिसाब से उनका इस्तेमाल कर सकती है। तो ऐसे देश में जो संविधान होता है वो संघात्मक संविधान होता है। राज्य सरकार के पास भी कुछ शक्तियां हैं, वो उन शक्तियों को अपने तरह से अप्लाई कर सकती हैं, और केंद्र सरकार के पास भी कुछ शक्तियां हैं, वो अपने तरह से उन्हें अप्लाई कर सकते हैं। अब साथियों जो संघात्मक संविधान है वो अधिकतर किन देशों में होता है, तो सबसे पहले तो जहां की जनसंख्या जो है वो बहुत अधिक हो, जनसंख्या क्या है वो अधिक हो। दूसरा, वहां जो धर्म है, जो भाषाएं हैं, या जो वेशभूषा है, जो उनके पहनने का जो तरीका है वो भी भिन्न भिन्न हो। मतलब वो भी बहुत सारे हों।
ठीक है। तो ऐसे सभी देश जहां पर जनसंख्या काफी अधिक हो, जहां पर धर्म काफी अधिक हो, जहां पर संस्कृति अलग अलग हो, जहां पर भाषाएं अलग अलग हो, पहनने के ओढ़ने पहनने का तरीका सबका अलग अलग हो, तो ऐसे देश में होता है आपका संघात्मक संविधान। ठीक है। तो जैसे भारत का जो संविधान है, तो उसमें केंद्र और राज्य है, दो सरकारें हैं, द्वैत सरकारें, और दोनों के पास शक्तियां हैं। संघ सूची में कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? केंद्र के पास। और राज्य सूची में जो 61 विषय हैं 7वीं अनुसूची में जो मिले हुए हैं, उन पर कानून बनाने का किसके पास अधिकार है? राज्य सरकार के पास। तो साथियों, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारा जो भारत का संविधान है वो एकात्मक है या फिर संघात्मक है, तो आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे कि भैया हमारा तो जो संविधान है वो संघात्मक है, क्योंकि हमारे यहाँ पर केंद्र और राज्य दोनों तरह की तो सरकारें हैं। हमारे यहाँ पर इन दोनों के ही पास जो है वो शक्तियां हैं, जो अपने अपने तरीके से शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन नहीं, हमारा जो भारत का संविधान है वो ना तो एकात्मक है और ना ही संघात्मक है। तो फिर क्या है? भारत का जो संविधान है वो है साथियों अर्ध संघात्मक। अर्ध संघात्मक। तो हमारा जो भारत का संविधान है वो कैसा है? अर्ध संघात्मक। अब ये अर्ध संघात्मक क्या है उसको अगर समझ ले, तो अर्ध संघात्मक क्या है? मतलब संघात्मक तो है लेकिन आधे तरह से है। कैसे? नॉर्मल दिनों में हमारा जो संविधान है, हमारी जो सरकारें हैं वो संघात्मक चलती है। आज के जो प्रेजेंट डेज हैं तो संघात्मक सरकार चल रही है। केंद्र अपनी शक्तियों को चला रहा है, राज्य अपनी शक्तियों को चला रहा है। लेकिन जब आपातकाल आता है, जब इमरजेंसी लगाई जाती है, आपातकाल की स्थिति में क्या होता है कि जो सारी शक्तियां हैं वो सिमट कर कहां जाती है? केंद्र के पास। ठीक है। आपातकाल में सारी शक्तियां कहां पर आ जाती है? तो सारी शक्तियां कहां पर आ जाएगी? आप कहेंगे केंद्र के पास। तो इस वजह से अब ये क्या हो गया? एकात्मक हो गया। राज्य के पास तो कोई शक्तियां रही नहीं। इसका एक और उदाहरण मैं आपको बताऊं। जब नोटबंदी हुई थी तो वो आदेश किसका था? केंद्र सरकार का। लेकिन वो लागू किस पे हुआ? संपूर्ण भारत पे, सभी सरकारों पे। ऐसा तो है नहीं कि राज्य सरकारों ने मानने से मना कर दिया था, नहीं किया ना। तो उस कंडीशन में हमारी जो सरकार है वो एकात्मक हो जाती है। उसी के बाद दूसरा जो उदाहरण है वो है अखिल भारतीय सेवाएं, जो आपके आईएएस, आईपीएस, आईएफएस या आईआरएस, तो इन सब की जो नियुक्ति होती है तो वहां भी हमारा जो सरकार है, जो हमारे संविधान है वो एकात्मक है। मतलब इन सभी की नियुक्ति करने का जो अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। आईएएस आईपीएस की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन वो सब काम किसके लिए करते हैं? पूरे देश के लिए। जो आईएएस आईपीएस है वो उत्तर प्रदेश में भी काम कर रहे हैं, बिहार में भी कर रहे हैं, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, सभी राज्यों में आईएएस आईपीएस काम करते हैं। लेकिन उनकी नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार। तो यहां पर भी हमारा जो संविधान है वो एकात्मक हो जाता है। लेकिन जो संविधान का अधिकतर जो पार्ट है वो संघात्मक है। इसी वजह से इसे अर्ध संघात्मक कहा जाता है, अर्ध एकात्मक ना कह के। क्योंकि कुछ ही पॉइंट पर ये एकात्मक हो जाता है, लेकिन अधिकतर जो है 90% हिस्सा इसका संघात्मक है, इसीलिए ये अर्ध संघात्मक कहलाता है। और अब एक कथन आप जरूर नोट करेंगे कि ये कथन किसका है? ये कथन है के सी वेयर साहब का। के सी वेयर साहब का क्या कथन है? कि भारत का संविधान अर्ध संघात्मक है। ये किसका कथन है? के सी वेयर साहब का। भारत का जो संविधान है वो अर्ध संघात्मक है। ये आप अपनी तरीके से नोट कर लेंगे। अब हम कुछ ऐसे देशों का नाम देखेंगे जिनके पास में जो संविधान है वो लिखित न होकर के अलिखित है, मतलब पहले से परंपराओं के आधार पर विकसित है, जहां पर एकात्मक सरकारें बनती हैं, जहां पर राजतंत्र होता है। जैसे पहला हमारा जो पॉइंट है अलिखित संविधान, तो इसमें पहला जो देश है वो है ब्रिटेन। ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित है। दूसरा इसमें आ जाता है आपका इजराइल। इजराइल का भी जो संविधान है साथियों वो अलिखित संविधान है। वहीं आपका कनाडा, चौथा आपका न्यूजीलैंड, पांचवा आपका सऊदी अरब,
ये सभी पांचों देश जो है, इन सभी में अलिखित संविधान है। अब अलिखित संविधान है तो क्या मतलब कुछ भी नहीं लिखा हुआ है? मतलब लिखा हुआ है, लेकिन इन सभी देशों की जो सरकारें होती हैं, जो सरकार इन सभी देशों में बनती है, वो सरकार अपना एक मैग्ना कार्टा, एक घोषणा पत्र जारी करती है। वो सरकार अपना एक घोषणा पत्र जारी करती है। उस घोषणा पत्र को जो जनता है वो मैग्ना कार्टा बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? मैग्ना कार्टा। और ये जो मैग्ना कार्टा है ये सबसे पहले किस देश ने जारी किया? तो ये सबसे पहले ब्रिटेन ने जारी किया था। सबसे पहले ब्रिटेन ने कब? 1215 ईस्वी में ब्रिटेन ने ये जो मैग्ना कार्टा है वो जारी किया था। तो ये घोषणा पत्र क्या होता है कि जो सरकारें होती हैं वो इस तरह का एक घोषणा पत्र जारी करते हैं कि भाई हम अपने देश में इस तरह के नियम कानून रखेंगे। जब वो सरकार जीत जाती है तो उसी घोषणा पत्र में जो उन्होंने नियम कानून बनाए हैं उसी पर वो अपना सरकार चलाती है, और बाकी की जो चीजें हैं वो पहले से जो परंपरागत चलती आई है वो ऐसे ही चलती रहती है। ये होता है अलिखित संविधान में। और ये एक बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे एक क्वेश्चन करके आता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन से देश के पास अलिखित संविधान है? 3 देश ऐसे दे देंगे जिनके पास लिखित संविधान है, एक इनमें से दे देंगे। तो आपको वही बताना। ये आपसे पूछ लेंगे कि निम्नलिखित में से किस देश के पास लिखित संविधान है? 3 इसमें से दे देंगे, एक कोई लिखित दे देंगे, तो आपको चूज करना है। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि काफी एग्जाम्स में आया हुआ है। बात करें अगर आपके लिखित संविधान की, लिखित संविधान, तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे। दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का है, जो कि 1789 में बन करके तैयार हुआ था। तो पहली हेडिंग लिखेंगे, दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान किसके पास है? यूएसए के पास, जो कि 1789 ईस्वी में बन करके तैयार हुआ था। और यही जो है वो सबसे कम अनुच्छेद वाला संविधान है, सबसे कम अनुच्छेद वाला। तो ये पॉइंट भी आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए दुनिया में सबसे कम अनुच्छेद वाला संविधान किस देश का है? तो वो यूएसए का है। और कितने अनुच्छेद है? 7 अनुच्छेद। यूएसए के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? सिर्फ और सिर्फ 7 अनुच्छेद। और इसी वजह से अनुच्छेद के आधार पर यह दुनिया का सबसे छोटा संविधान है। अनुच्छेद के आधार पर दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान है यूएसए का, 1789 में बन करके तैयार हुआ था। उसी के साथ दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे, दुनिया का सबसे नया संविधान क्यूबा का, क्यूबा देश का जो संविधान है वो दुनिया का सबसे नया संविधान है, जो कि 2019 में बन करके तैयार हुआ है, 2019 में। और ये कौन से संविधान की इसको पदवी मिली हुई है? सबसे नया लिखित संविधान। भारत का संविधान आप जानते हैं 1950 में बन करके तैयार हुआ था। भारत का संविधान 1950 में लागू हुआ। ठीक है। इसी के साथ एक जो मोस्ट इंपोर्टेंट आपको बात याद रखनी है वो ये, आपसे पूछा जाता है कि शब्दों के आधार पर दुनिया का सबसे छोटा संविधान किस देश का है? तो शब्दों के आधार पर जो है वो मोनाको देश का संविधान है। कौन से देश का? मोनाको, जिसमें कुल 3814 शब्द हैं। 3814 शब्दों वाला सबसे छोटा। तो मोनाको का जो संविधान है वो दुनिया का सबसे छोटा संविधान है, 3814 इसमें शब्द हैं। और एक जो पॉइंट आप लिखेंगे वो लिखेंगे आप जापान के लिए। ये सभी पॉइंट मैं आपको वो लिखवा रहा हूं जो एग्जाम में काफी टाइम्स पूछे गए हैं और आगे भी पूछने की पूरी पूरी संभावना है। एशिया का सबसे पुराना संविधान वो जापान का संविधान है, एशिया का सबसे पुराना। अब एशिया और दुनिया में डिफरेंस जो है वो आप याद रखना। एशिया का सबसे पुराना 1889 में यह संविधान बनकर के तैयार हुआ था। और इस संविधान को क्या कहते हैं? मिजी संविधान। तो जापान के संविधान को क्या कहा जाता है? मिजी संविधान। तो ये बात भी आप याद रखेंगे।
एक बार शुरू से देख लेते हैं। दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान, सबसे पहला लिखित संविधान यूएसए के पास है, 1789 में बनकर के तैयार हुआ है और यही दुनिया का सबसे कम अनुच्छेद वाला 7 अनुच्छेद वाला संविधान है। क्यूबा दुनिया का सबसे नया लिखित संविधान 2019 में बनकर तैयार हुआ। भारत का संविधान 1950 में बनकर तैयार हुआ। मोनाको दुनिया का सबसे कम शब्दों वाला संविधान, शब्दों के आधार पर दुनिया का सबसे छोटा संविधान, 3814 इसमें शब्द है। और जापान एशिया का सबसे पुराना संविधान 1889 में बनकर तैयार हुआ, जिसे मीजी संविधान कहते हैं। ये बात आप समझ के लिखित और अलिखित में कौन कौन से देश जो है आपके आते हैं। अलिखित में जो आपके 5 देश आते हैं उन्हें आप मोस्ट याद रखें, क्योंकि क्वेश्चन आपका उन्हीं देशों से बन सकता है। जब भी लिखित और अलिखित में डिफरेंस पूछा जाएगा तो आप याद रखें कौन सा, ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब और इजराइल। ये आपके ऐसे संविधान है जो कि अलिखित है। अब हमारा आखिरी पॉइंट, इसके बाद हमारी ये क्लास जो है वो खत्म होने वाली है और इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो अब हमारी इन दोनों क्लासेस पर आज तक कंपटीशन एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चंस बने हैं, जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, उन सभी क्वेश्चंस का एक क्वाइज लेकर के हम आएंगे, जिसमें आपको इन दोनों वीडियोस में जितनी भी आपने जानकारी प्राप्त की है उन्हीं के आधार पर आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे और आप खुद को देखें कि आपको कितना आता है। और ये जो सवाल हम लेकर के आएंगे, ये सभी सवाल जो होंगे वो किसी ना किसी परीक्षा में आए हुए हैं या आगे आने की संभावना होगी। राज्य व्यवस्था जो मैंने एक पॉइंट लिखा है, राज्य व्यवस्था, अगर आपसे कोई कहे कि भाई राज्य व्यवस्था को संक्षिप्त में परिभाषित कर दो, मतलब राज्य व्यवस्था के लिए सिर्फ एक लाइन आप बोल दो और उससे पूरी राज्य व्यवस्था परिभाषित हो जाए, तो वो लाइन सिर्फ इतनी सी है कि संविधान को व्यवहार में लाना ही राज्य व्यवस्था कहलाता है। संविधान को व्यवहार में लाना। संविधान की एक किताब हमने बनाई, संविधान की एक किताब बन करके क्या है, तैयार है। अब इस किताबों में जो नियम और कानून लिखे गए हैं, क्या वो अपने आप अप्लाई हो जाएंगे? क्या उन सभी का फायदा किताब में लिखने मात्र से मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। उन सभी कानून नियमों को अप्लाई करवाना पड़ेगा। तो उसे अप्लाई करवाने के लिए ही राज्य व्यवस्था जो है वो लगाई गई है। राज्य व्यवस्था के मुख्यतः 4 अंग होते हैं। पहला, जनसंख्या। जिस देश की राज्य व्यवस्था चलानी है तो उसके पास खुद की जनसंख्या होनी चाहिए। देश के पास खुद का भूभाग यानी खुद की जमीन होनी चाहिए। उस देश के पास खुद की सरकार होनी चाहिए और जो सरकार है वो संप्रभु होनी चाहिए। जनसंख्या, भूभाग, सरकार तो आप समझ गए। अब संप्रभु क्या है? संप्रभु है मतलब स्वतंत्रता। संप्रभु स्वतंत्रता को हम ऐसे समझ सकते हैं कि बिना किसी अन्य देश के दबाव के, बिना किसी रोक टोक के आप अपने देश के हित के लिए कोई भी निर्णय ले सकते हैं, लेने के लिए स्वतंत्रता है। संप्रभुता, भारत में किस प्रकार की संप्रभुता है उस पर मैं आपको ध्यान आकर्षित करने वाला। इसके बाद हमारा जो ये सेगमेंट है वो अब क्लोज होने की कगार पर है। संप्रभुता, भारत में जो संप्रभुता है वो आंतरिक संप्रभुता है, मतलब भारत में के अंदर जो है कोई भी डिसीजन लेने के लिए जो हमारी सरकार है वो पूरी रूप से स्वतंत्रता है, पूरी रूप से स्वतंत्र है और वो कोई भी निर्णय उसमें ले सकती है। बाहरी संप्रभुता, हमारी जो सरकार है वो हमारे हित में बाहरी कोई भी निर्णय आसानी से ले सकती है। नाम मात्र संप्रभुता, तो जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनके पास कोई भी निर्णय लेने की पूरी स्वतंत्रता है। वास्तविक संप्रभुता, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं जिनके पास निर्णय लेने की पूरी स्वतंत्रता है और वो कोई भी निर्णय डिसीजन ले सकते हैं। लोकप्रिय संप्रभुता, लोकप्रिय संप्रभुता जो है जनता के पास, यानी जनता के पास ये पूरी स्वतंत्रता है कि वो जिसको चाहे अपनी मर्जी से बिना किसी दबाव के संसद भेज सकते हैं, चुन करके चुनाव में किसी को भी चुन सकते हैं। और सबसे आखिरी जो संप्रभुता है वो है कानूनी संप्रभुता, जो है हमारे संविधान के पास। संविधान के पास ये पूरी स्वतंत्रता है कि उसमें जितने भी कानून बनाए गए हैं, जितने भी कानून उसमें लिखे गए हैं वो बिना किसी दबाव के लागू होंगे, बिना किसी रोक टोक के लागू होंगे। तो ये है हमारी संप्रभुता। उम्मीद है आज की वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी और काफी समझ में भी आया होगा।
अब इससे अगली वीडियो में हम अपनी इन दोनों वीडियो में हमने संविधान को जितना जाना है उनके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी का एक क्वाइज कंपटीशन लेकर के आएंगे। आप ये दोनों वीडियोस को अच्छे से लर्न कर ले, अच्छे से जान ले। उसमें हम देखेंगे कि आपने कितना सीखा। इन दोनों वीडियोस से जितने भी क्वेश्चन आज तक किसी भी परीक्षा में आए हैं वो सभी क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे, और जो आने वाले क्वेश्चन है या इन दोनों लेक्चर्स पर कितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी प्रश्न हम उसमें लेकर के आएंगे। उसके बाद हम अपने भारत का संवैधानिक विकास पढ़ेंगे। संवैधानिक विकास को हम शुरू करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी से। ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरह से भारत में आकर के अपने कदम जमाती है, किस तरह से वो यहाँ पर व्यापार करना शुरू करती है, और किस तरह से जो व्यापार के लिए भारत में आए थे उन्होंने धीरे धीरे भारत का शासन ही अपने कब्जे में कर लिया था। उस सबको जानने की कोशिश करेंगे, और ये जो कोशिश होगी वो साथियों यकीन माने इस तरह की होगी कि आप ये पूरी कहानी इस तरह से जान जाएंगे जैसे आपने अपनी नानी या अपनी दादी के मुंह से कोई बचपन में कहानी सुन रखी है। एक इसी तरह से कहानी के टाइप में मैं आपको ये सारी जो चीजें हैं वो सुनाऊंगा, आपको बताऊंगा, और आपको साथों साथ ये याद भी हो जाएगा कि हाँ भाई ये तो बहुत इजी है। ईस्ट इंडिया कंपनी इस तरह से आ रही है, इस तरह से अपना जो है कानून, अपना जो शासन है वो भारत में जमाती जा रही है। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में जो होने वाली क्वाइज कंपटीशन पर। आप बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय जवान।